गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 19 जिसमें अपीलेट ऑथोरिटी अपील की बात की गई है, तो उससे आगे मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। सबसे पहले थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। तो आरटीआई एक्ट 2005 में हम लोगों ने क्या-क्या देखा। आरटीआई एक्ट 2005 में हम लोगों ने देखा कि 15 जून 2005 को ये एक्ट जो है इनेक्टमेंट हुआ था, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 15 जून 2005 को हुआ, तो उसी टाइम से जो है कुछ इसके सेक्शंस, कुछ प्रोविजंस जो है वो लागू हो गए थे, जबकि कुछ प्रोविजन जो है वो 12 अक्टूबर 2005 मतलब 120 दिन के बाद लागू हुए थे। दूसरा हमने देखा कि ये आरटीआई एक्ट जो है वो अभी पूरे देश में लागू है। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी हुआ तब से पूरे देश में लागू हुआ। ये सेक्शन 1 की बात हम कर रहे हैं। सेक्शन 1 में हमने ये सब देखा। फिर जो है वो हमने देखा कि कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है या कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है, जिसमें लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर होते हैं। उसी तरह विधान परिषद या राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, और प्रेसिडेंट गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में होते हैं, और टू थर्ड एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माना जाता है यूनियन टेरिटरीज के मामले में। फिर हमने देखा कि सेक्शन 3 जो है राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करता है। सेक्शन 4 ऑब्लिगेशंस की बात करता है, पब्लिक अथॉरिटीज का क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, उसे क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, सुमोटो पब्लिकेशन करना चाहिए। सेक्शन 5 में देखा हमने कि डेजिग्नेशन कैसे होना चाहिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स का। फिर सेक्शन 6 में हमने देखा कि कैसे रिक्वेस्ट करना है इंफॉर्मेशन के लिए, और सेक्शन 7 में डिस्पोज ऑफ की बात की गई है, इंफॉर्मेशन डिस्पोज ऑफ सीपीआईओ के द्वारा कैसे किया जाना है। सेक्शन 8 में एग्जाम्पशन की बात की गई है कि कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको डिस्पोज ऑफ एग्जाम्प्ट किया गया है। सेक्शन 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। सेक्शन 8 जो है एग्जाम्पशन की बात करता है, और सेक्शन 9 जो है वह बात करता है रिजेक्शन की। सेक्शन 9, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सेक्शन 9 जो है वो रिजेक्शन की बात करता है, और सेक्शन 8 जो है वो एग्जेम्पशन की बात करता है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे जो है मतलब सेक्शन 9 में रिजेक्शन किस पॉइंट पे हम कर सकते हैं, तो वो है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। तो किसी तरह का कॉपीराइट यदि है, किसी व्यक्ति का यदि कॉपीराइट उल्लंघन हो रहा है, तो वैसे उस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन जो है वो रिजेक्ट हम कर सकते हैं। फिर सिविरेबिलिटी की बात की गई है सेक्शन 10 में, कि मतलब पार्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जो है सेक्शन 11 की बात की गई है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, उसमें हमने बताया था। सेक्शन 12 जो है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 3 में आता है। चैप्टर 3 में सेक्शन 12 आता है, जिसमें बात होती है सीआईसी की, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है। उसी तरह 13 जो है टर्म्स एंड कंडीशन की बात करता है, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस सीआईसी की। फिर 14 जो है वो रिमूवल की बात करता है। सेक्शन 14 जो है उसमें बताया गया है कि कैसे रिमूव किया जाना चाहिए, कैसे जो है प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है वो रिकमेंड करता है, और सुप्रीम कोर्ट जांच करता है दोनों भी केस में, सीएससी या एसएससी की बात होगी, दोनों बात करता है। और फिर और भी कुछ केसेज हैं जिसमें कि मतलब सीधे जो है हटाया जा सकता है, बैंक्रप्सी का केस हो। 15 जो है वो एसएससी की बात करता है। उधर 16 जो है उसके टर्म्स एंड कंडीशन की बात करता है, उसके ऑफिस का, एसआईसी का। और 17 जो है वो रिमूवल की बात करता है।
जो कि मैंने बताया ही कैसे रिमूवल करना है एसआईसी का। सीआईसी और एसआईसी का लगभग सेम है, लेकिन एक अंतर है कि सीआईसी में प्रेसिडेंट करते हैं रिकमेंडेशन और एसआईसी में गवर्नर करते हैं। तो दोनों में बस यही अंतर है। और दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में बस सीआईसी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो इसमें जो है आपको प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है और एसआईसी में चीफ मिनिस्टर के पास पावर है। इसमें प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, साथ ही एक मुख्यमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, और एसआईसी में चीफ मिनिस्टर होते हैं। चीफ मिनिस्टर के साथ साथ विपक्ष के नेता होते हैं लोकसभा के, विधानसभा के, और फिर एक मंत्री होता है। मतलब दोनों में तीन ही होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तीन मेंबर होते हैं। तो ये कमिटी रिकमेंड करती है और उसके आधार पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो इस तरह हमने देख लिया 17, लेकिन 16 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ा सा अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिकमेंडेशन के आधार पे जो है गवर्नर करता है, इसमें प्रेसिडेंट करता है, इसमें गवर्नर, एसआईसी को गवर्नर करता है अपॉइंट, और सीआईसी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन और अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करता है। सीआईसी का प्रेसिडेंट और एसआईसी का गवर्नर करता है। तो अब हम आते हैं मतलब और सेक्शन 18 से हम लोग जो है वो देखेंगे। 18 में भी हम लोगों ने देखा था कि पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन क्या होता है, वो हमने देखा था सेक्शन 18 में। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 किसकी बात करता है? सेक्शन 19 ऑफ आरटीआई एक्ट जो है वो अपील की बात करता है। अपील मतलब यदि कोई इंफॉर्मेशन आरटीआई एप्लीकेंट को प्राप्त नहीं होता, यदि आरटीआई एप्लीकेंट डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, तो उस केस में वो अपील कर सकता है। ये अपील का जो पावर है, अपील का जो प्रोविजन है, वही आरटीआई एक्ट को पावरफुल बनाती है, क्योंकि यही जो है वो कंट्रोल करता है पब्लिक ऑथोरिटीज को, उस पर नकेल रखता है। तो अब ये है कि आरटीआई में डिससेटिस्फाइड किस केस में है? यदि टाइम से इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, यदि गलत इंफॉर्मेशन मिला हो, या ऐसा इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया हो, तो उस केस में वो अपील कर सकता है। या फीस ज्यादा चार्ज कर लिया गया हो, तो बहुत सारे केसेस है उसमें वो अपील कर सकता है। मतलब किसी तरह से असंतुष्ट है इंफॉर्मेशन से। तो इसमें 19(1) कहता है, सबसेक्शन 19(1), 19(1) कहता है कि अपील कितने दिनों में किया जा सकता है? तो इसका टाइम लिमिट है 30 डेज। 30 डेज का टाइम लिमिट है। 30 डेज फ्रॉम व्हाट? 30 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई। 30 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई। तो 30 दिन के अंदर जो है अपील करना है। यदि इंफॉर्मेशन नहीं मिला हो तो 30 डेज फ्रॉम एंटिसिपेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई, कि मतलब 30 दिन के अंदर रिप्लाई देना होता है, रिप्लाई मिलना होता है आरटी एप्लीकेशन में। लेकिन 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं मिला तो विद इन दैट 30 डेज वो जो है अपील किया जा सकता है। अब है कि मतलब 19(1) में एक एक्सेप्शन भी है कि यदि ऐसा लग रहा है अपीलेट अथॉरिटी को 30 दिन में यदि अपील नहीं कर पाया है कोई, और अपील अथॉरिटी को लग रहा है कि 30 दिन के बाद वो अप्लाई किया है लेकिन जेन्युइन रीजन है, तो ये एक्सेप्शन है। मीन्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज भी जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्टेंस ऑफ
अपील बाय अपीलेट ऑथोरिटी। तो किया जा सकता है अपील। अब सेक्शन 19 का 2 क्या कहता है, सब सेक्शन 2 क्या कहता है? कहता है कि थर्ड पार्टी के केस में, यदि थर्ड पार्टी का केस हो तो थर्ड पार्टी को भी जो है अपील करने का प्रोविजन है। यदि उसका कोई इंफॉर्मेशन जो है वो आरटीआई के द्वारा दे दिया गया है तो वो अपील कर सकता है उसके केस में 30 डेज फ्रॉम ऑर्डर। यदि कोई ऐसा ऑर्डर हुआ है जिससे उसका रिप्लाई दे दिया गया है तो उस ऑर्डर से 30 डेज के अंदर वो भी अपील कर सकता है। अब 19(3) क्या कहता है? 19(3) कहता है सेकेंड अपील। ये जो इससे पहले हम अपील की बात कर रहे थे दैट वाज फर्स्ट अपील। जो 30 दिन का टाइम है ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास किया जा सकता है। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कौन सा होता है? सीपीआईओ या एसपीआईओ के एक ऊपर वाले अधिकारी। ऊपर वाले मीन्स हायरार्की में सीनियर अधिकारी। अब सेकेंड अपील का भी प्रोविजन है। सेकेंड अपील क्या होता है? इसके लिए क्या टाइमलाइन है? सेकेंड अपील होता है जब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के निर्णय से भी आरटीआई एप्लीकेंट खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो इफ नॉट सेटिस्फाइड तो सेकेंड अपील कर सकता है। और सेकेंड अपील जो है वो कितने दिनों में के अंदर करना है? तो 90 डेज के अंदर। कहां करना होता है? सेकेंड अपील जो है वो करना होता है सीआईसी को या एसआईसी, मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, यहां पे करना होता है सेकेंड अपील। तो 19(3) यही कहता है कि सीआईसी या एसआईसी को 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच डिसीजन शुड हैव बीन मेड, या तो रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का रिप्लाई मिला हो, या तो यदि 90 डेज फ्रॉम व्हाट, मतलब 90 डेज फ्रॉम द डेट उस दिन निर्णय ले लिया गया हो। मीन्स यदि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने रिप्लाई नहीं दिया तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को भी टाइम होता है, वो भी 30 या 45 दिन में अपील को अपील का रिप्लाई देना होता है। तो जिस दिन 30 दिन पूरा हो गया उसके 90 डेज के अंदर सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी को वो अपील कर सकता है। तो ये 19(3) कहता है। अब हम आते हैं सेक्शन 19(4) की तरफ। सेक्शन 19(4) क्या कहता है कि थर्ड पार्टी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू थर्ड पार्टी। यदि थर्ड पार्टी का केस है और थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन बता दिया गया है, रिप्लाई दे दिया गया है, या ऐसा डिसीजन लिया गया है कि थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो थर्ड पार्टी अपील कर सकता है और थर्ड पार्टी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, 19(4) कहता है। अब 19(5) क्या कहता है? आगे बढ़ते हैं। 19(5) कहता है कि यदि कोई इंफॉर्मेशन डिनाई कर दिया गया है, डिनायल के केस में जो ओनस है मीन्स जिम्मेदारी जो है वो किसको जाएगा? तो सीपीआईओ को जाएगा या एसपीआईओ को जाएगा। इफ डिनाइड, इंफॉर्मेशन यदि डिनाई कर दिया गया है किसी के द्वारा, किसी सीपीआईओ के द्वारा, तो उसी पे जो है। और 19(6) क्या कहता है? 19(6) कहता है कि डिस्पोजल के लिए जो है अपील डिस्पोजल का टाइमलाइन क्या होना चाहिए? टाइम लिमिट की बात कर रहा है जो मैं बताया, टाइम लिमिट ऑफ अपील। तो 30 डेज होता है या 45 डेज, एक्सटेंडेड टू 45 डेज। इस अपील जो है मैक्सिमम 45 डेज में करना है। 45 डेज मतलब रीजन बताते हो, यदि 45 डेज में कर रहे हैं तो रीजन देना है।
बिना रीजन्स के नहीं देना है, और रिकॉर्ड रीजन्स जो है वो रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब राइटिंग में जो है रिकॉर्ड किया जाना चाहिए क्यों जो है 45 डेज लगा। अब 1907 कहता है कि सीआईसी या एसआईसी का डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होगा। मीन्स ये पता है कि कोई भी डिसीजन जो है कोर्ट में नहीं, आरटीआई में कोई प्रोविजन नहीं है कि कोर्ट में जाने का, यदि किसी ने रिप्लाई नहीं दिया है तो सीआईसी एसआईसी का डिसीजन जो है वो लास्ट डिसीजन होगा। बाइंडिंग हो मीन्स अंतिम निर्णय सीआईसी का होगा। अगर 1908 क्या कहता है? 1908 कहता है कि सीआईसी या एसआईसी जो है वो उसके कुछ पावर्स हैं, और वो पावर मतलब जो है कैसे यूज करेगा? निर्णय लेने में जो है कुछ पावर है इनको, पावर ऑफ सीआईसी और एसआईसी। जब ये अपील में कोई व्यक्ति आएगा तो अपील के लिए ना इसके सीआईसी और एसआईसी के पास कुछ पावर है और उस पावर का यूज करना है। तो 19 का जो 8 है उसका 19 सब रूल 8 सब सेक्शन 8 और उसका सब सेक्शन जो है ए कहता है, 8A कहता है कि अपीलेट ऑथोरिटी जो है वो पब्लिक ऑथोरिटी से ऐसा स्टेप्स लेने के लिए कह सकता है जिससे कि एक्ट को एक्ट का कंप्लायंस कर सके। कंप्लायंस करने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकता है वो पब्लिक ऑथोरिटीज के लिए, तो कह सकता है। क्या क्या स्टेप्स ले सकता है? तो पहला है कि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सीआईसी या एसआईसी जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करवा सकता है पब्लिक को। दूसरा, ये अपॉइंट भी कर सकता है, यदि लग रहा है कि कोई काम नहीं कर रहा है तो अपॉइंट भी कर सकता है, सीपीआईओ या एसपीआईओ का अपॉइंटमेंट करके जो है वो कंप्लाई करवा सकता है। तीसरा, कुछ इंफॉर्मेशन जो है पब्लिश भी कर सकता है, सर्टेन इंफॉर्मेशन। चौथा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शंस दे सकता है और मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू इट्स प्रैक्टिस, मतलब रिकॉर्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है वो चेंजेज के लिए भी बता सकता है। जैसे रिकॉर्ड मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं है, जब आप रिकॉर्ड मैनेजमेंट में पढ़ेंगे तो उसमें दो तीन चीजें आती है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस भी आती है, रिकॉर्ड डिस्ट्रक्शन भी आता है, और रिकॉर्ड क्रिएट करना है, मेंटेन करना है और डिस्ट्रक्शन, सबका जो है तीनों चीजें आती है। यदि तीनों में से कोई एक यदि गलत तरीके से किया गया तो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं रह पाएगा और फिर इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है। तो सीआईसी के पास पावर है कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट के तरीके में सुधार की बात भी कर सकती है, प्रोविजंस बना सक ऐसा बना सकती है, कोई परिवर्तन हो तो। ट्रेनिंग के लिए भी जो है रिकमेंड कर सकती है कि ट्रेनिंग की जरूरत है, इनको ट्रेनिंग दो, प्रोविजंस ऑफ ट्रेनिंग बढ़ा सकती है। और फिर है कि एनुअल रिपोर्ट जो है, एनुअल रिपोर्ट जो है प्रोवाइड करने के लिए कह सकती है। अब 1908 का
सॉरी 19 का 9 क्या कहते हैं? 19 सबसेक्शन 9। हाँ एक छूट गया। 19 8 का बी। 19 8 का बी कहता है कि पब्लिक अथॉरिटी से कंपनसेशन भी जो है, यदि किसी आरटीआई एप्लीकेंट को कोई क्षतिपूर्ति हुई है तो कंपनसेशन के लिए भी कह सकता है। पब्लिक अथॉरिटी कंपनसेट करेगी कंप्लेंटेंट, या कोई कंप्लेन किया है और उस इंफॉर्मेशन को नहीं मिलने से यदि कोई प्रॉब्लम, उसको क्षति हुई है, नुकसान हुआ है किसी तरह का, तो वो लॉस भी जो है वो पब्लिक अथॉरिटी जो है वो सीपीआईओ या एसपीआईओ ही वहन करेगा और पेनल्टीज इम्पोज कर सकते हैं। पेनल्टीज तो आगे हम पढ़ेंगे 20 में डिटेल्स में। और 8 का डी कहता है रिजेक्ट भी कर सकता है एप्लीकेशन। लास्ट में रिजेक्शन का भी प्रोविजन है कि अपील को रिजेक्ट भी कर सकती है सीएससीआई। तो ये अपील का प्रोविजंस था 19 में। अब सेक्शन 20 जो पेनल्टी की बात करता है, सेक्शन 20 बात करता है पेनाल्टीज का। पेनाल्टीज किसको लगेगा? पेनाल्टीज यदि सीपीआईओ या एसपीआईओ, सीपीआईओ या एसपीआईओ इंफॉर्मेशन नहीं देता है, बार बार इंफॉर्मेशन नहीं देता है, मना करता है, रिफ्यूज करता है, तो उस केस में पेनल्टी का भी प्रोविजन है। और बिना किसी रीजनेबल कारण के रिफ्यूज कर दिया, एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर रहा है या विद इन टाइम जो है वो रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो पेनल्टी इम्पोज करेगा। कितना पेनल्टी इम्पोज किया जा सकता है सीपीआईओ पे? तो ₹250 पर डे ईच एप्लीकेशन के लिए। और मैक्सिमम ये हो सकता है ₹25,000 पर डे। 250 से लेके मैक्सिमम 25,000 जो है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी किसको दिया जाएगा? पेनल्टी से पहले सीपीआईओ या एसपीआईओ को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा अपना पक्ष रखने के लिए, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं इंफॉर्मेशन दिया, क्या समस्या थी, टाइम से क्यों नहीं दिया, या गलत इंफॉर्मेशन क्यों दिया या क्यों नहीं दिया। और फिर 22 क्या कहता है? 20 का क्लॉज 2 कहता है कि यदि कोई सीपीआईओ या एसपीआईओ को ऐसा लगता है, कंप्लेंट डिसाइड कर रहा है और उसका मत ये है कि सीआईसी या एसआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को ऐसा लगता है कि सीपीआईओ या एसपीआईओ बिना किसी रीजनेबल कारण के जानबूझकर लगातार ऐसा कर रहा है, मतलब एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर रहा है या इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है या डिनाई कर रहा है, इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो दैट केस में, उस केस में जो है रिकमेंड कर सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन। ये पावर है। डिसिप्लिनरी एक्शन किसके अगेंस्ट से होगा? डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होगा किसके अगेंस्ट में? तो सीपीआईओ के अगेंस्ट में। डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सीपीआईओ और एसपीआईओ, तो उसके अगेंस्ट में ये रिकमेंड कर सकता है 22। तो 21 में पेनल्टी का जो है वो
मॉनेटरी प्रोविजन है और इसमें उसकी बात कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन क्या है, क्या मतलब जो है दंड दिया जा सकता है, तो पनिशमेंट भी, एडमिनिस्ट्रेटिव पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। तो चैप्टर 5 में हमने देखा, चैप्टर 5 में 18, 19 और 20, सेक्शन 18, 19, 20, जिसमें कि पावर फंक्शंस एंड पावर एंड फंक्शंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशंस देखा, अपील और पेनल्टीज। अब चैप्टर 6 में हम आते हैं। चैप्टर 6 बात करता है, चैप्टर 6 में मिसलेनियस प्रोविजंस है। मिसलेनियस प्रोविजंस जो स्टार्ट होता है वो सेक्शन 21 है। सेक्शन 21 क्या कहता है? सेक्शन 21 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। इसमें ये कहता है कि इस यदि आरटीआई एप्लीकेशन को डील करते हुए कोई व्यक्ति, मतलब सीपीआई हो, एसपीआई हो, या इस एक्ट के अंदर किसी ने यदि गुड फेथ में काम किया है, उसका इंटेंशन गुड है, एक्ट और रूल, इस एक्ट मतलब इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कोई कर रहा है या कोई एक्ट के में आरटीआई एप्लीकेंट दिया है, तो उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। मीन्स कोई भी केस नहीं फाइल होगा, नो सूट, नो प्रोसिक्यूशंस और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट में नहीं हो सकता है। जैसे कोई आरटीआई एप्लीकेशन डाला तो उसके अगेंस्ट में कोई केस नहीं कर सकते हैं कि आपने क्यों डाला, या कोई सीपीआईओ रिप्लाई दिया है या नहीं दिया है, तब भी जो है उसके अगेंस्ट में किसी केस में कोई केस नहीं कर सकता है। नो सूट, नो लीगल प्रोसीडिंग्स। तो इससे सिक्योरिटी दिया जाए। सेक्शन 22 क्या कहता है? सेक्शन 2 ओवर राइडिंग इफेक्ट की बात करता है। ओवर राइडिंग इफेक्ट मतलब इस एक्ट का किसी दूसरे कानून पे ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। क्योंकि इससे पहले कुछ एक्ट थे जो मतलब आरटीआई एक्ट को बाधा पहुंचा सकते थे। वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। ये सेक्शन 19 है जो कहता है कि कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप लीक नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं पहुंचा सकते हैं, इसको सीक्रेट रखना है। तो इस एक्ट पे ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा आरटीआई एक्ट का। अब सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 कहता है कि बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, मीन्स किसी भी कोर्ट में जो है कोई कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगा। कोई कोर्ट जो है सूट एप्लीकेशन या कोई प्रोसीडिंग्स आरटीआई एक्ट आरटीआई एक्ट को के ऑर्डर, आरटीआई एक्ट का कोई ऑर्डर है, अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है या सीपीआईओ का ऑर्डर है, सेकंड अपील का ऑर्डर है, तो उसके अगेंस्ट में किसी कोई कोर्ट जो है सुनवाई करेगा ही नहीं। सेक्शन 23 यही कहता है। और सेक्शन 21 कहता है कि कोई केस किया नहीं जाएगा। तो कोई कोर्ट का जो है इसमें इंटरफेयरिंग इंटरफेरेंस नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा किसी कोर्ट का। अब 24 क्या कहता है? एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं सेक्शन 24 में। ऑर्गेनाइजेशंस
नॉट कम अंडर आरटीआई। लेकिन 100% नहीं होता है, इसमें भी कुछ प्रोविजंस हैं। तो 24 में जो है वो कुछ है, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नहीं आते हैं। तो 24 यही कहता है कि जो सेकेंड शेड्यूल में, दो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल और सेकेंड शेड्यूल। तो सेकेंड शेड्यूल में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या सेकेंड शेड्यूल में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन मैं बता देता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है या रॉ है, वो एक लिस्ट है, मैं उसको पढ़ के आपको बता दूंगा कि ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। एक लंबा लिस्ट है जिसमें कि लगभग 27 ऑर्गेनाइजेशन है। इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एनालिसिस विंग्स है, इंक्लूडिंग एविएशन रिसर्च सेंटर। ये पूछा जाता है एग्जाम, एओबी में पूछा जाता है कि एविएशन रिसर्च सेंटर, इसको एआरसी शॉर्ट में कहते हैं। एविएशन रिसर्च सेंटर किसका पार्ट है? तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी का पार्ट है। तो ये भी नहीं आता है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, मतलब जितने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो है या जितने भी ब्यूरो है, ये डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेंस, ईडी जिसको कहते हैं, आजकल बहुत फेमस है। सीआरपीएफ, जितने भी मतलब पैरामिलिट्री सर्विसेज हैं सभी नहीं है। एनटीआरओ नहीं आता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स, ये भी इन्वेस्टिगेशन का काम करता है। तो ये जितने भी इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं ये सब नहीं आते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, सीबीआई, इंटेलिजेंस एजेंसी या नेट ग्रिड है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी भी नहीं आता है। तो ये सब नहीं आते हैं। एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, आईसीईआरटी, ये भी नहीं आते हैं। तो ये आप एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये सेकेंड शेड्यूल में ये सब हैं जो कि नहीं आते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि यदि 24 के 1 में ही लिखा हुआ है कि यदि कोई एलिगेशंस ऑफ करप्शन से रिलेटेड है, एलिगेशंस ऑफ करप्शन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मांगा गया है तो वो दिया जाएगा, चाहे ये इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के से रिलेटेड हो या कोई सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। तो ये मतलब एक्सेप्शन है इस रूल का, 24 का। और इस केस में 45 डेज का प्रोविजन है। यदि करप्शन से रिलेटेड कोई एलिगेशंस है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को 45 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन, मतलब इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन से जो 24 में ऑर्गेनाइजेशन है उनको देना होगा। 24(3) क्या कहता है? 24 24(2) पे आते थे। 24(2) क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन से कोई दूसरे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें ऐड कर सकता है या इंक्लूड कर सकता है या डिलीट भी कर सकता है। 24(3) कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि एक्सक्लूड किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, तो दैट शुड बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मीन्स पार्लियामेंट को इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन सा एक्सक्लूड किया गया है ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा नया ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में 24(1) में, एग्जाम्पशन में। 24 का 4 क्या कहता है? सबसेक्शन 4,
कि कोई भी स्टेट एजेंसी जो है, स्टेट गवर्नमेंट का जो है जो इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसमें लागू नहीं होगा। ये एक्ट जो है उस पे लागू क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो खुद ही जो है अपना नोटिफिकेशन करता है। नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट shall apply to such intelligence security organization being organizations established by the state government as that government may from time to time by notification in the gazette specify। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इसमें कवर नहीं होता, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनका अपना ही ऑफिशियल गजट होता है। लेकिन जो करप्शन से रिलेटेड है वो 45 डेज में देना है स्टेट गवर्नमेंट वाले को भी, भले ही एक्सक्लूड किया गया हो। 24 का 5 क्या कहता है? तो लेकिन 24 का 4 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो करप्शन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पूछा गया है, करप्शन का एलिगेशन है, तो 45 डेज में देना है। और SIC स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से पूछ के देना है। 24(5) कहता है कि यदि कोई नया ऑर्गेनाइजेशन जुटता है, एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सब सेक्शन 4, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के, जैसे पार्लियामेंट में है उस तरह स्टेट लेजिस्लेचर के जो है पास रखा जाए, कोई नया ऑर्गेनाइजेशन यदि जुटता है तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करता है। सेक्शन 25 क्या कहता है? 25 ऑफ RTI एक्ट जो है वो मॉनिटरिंग की बात करता है, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। किसी भी गवर्नमेंट का काम ना रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिपोर्ट और बजट। तो मॉनिटरिंग, बिना रूल के मॉनिटरिंग का कुछ भी नहीं हो सकता है, उसका कोई मतलब पावर ही नहीं है। तो 25(1) क्या कहता है कि CIC या SIC हर साल जो है हर साल के एंड में एक रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट किस चीज का तैयार करेगा? रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट ड्यूरिंग दैट ईयर। रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट, और एक कॉपी जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजेगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एक कॉपी भेजेगा, ये 25(1) कहता है। 25(2) क्या कहता है? 25(1) कहता है ये प्रोविजंस किस चीज का? इम्प्लीमेंटेशन, रिकमेंड रिपोर्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन। मतलब इम्प्लीमेंटेशन आगे हम पढ़ेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या क्या होगा, कि कितना इम्प्लीमेंट हुआ, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, क्यों नहीं हुआ, कितने एप्लीकेशन आए, कितने रिजेक्ट हुए, कितने डिस्पोज ऑफ हुए, तो ये सब। और 25(2) कहता है कि हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो है इसी तरह का रिपोर्ट तैयार करेगा। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ये रिपोर्ट तैयार करेगा, सारी इंफॉर्मेशन जो है उनके जुरिस्डिक्शन में जो भी है वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और वो CIC और SIC को देगा। 25(3) कहता है कि ये जो रिपोर्ट तैयार होगा इसमें क्या क्या रहेगा? तो इसमें है नंबर,
नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, उस साल कितना रिक्वेस्ट आया। नंबर ऑफ डिसीजंस और एप्लीकेंट्स वेयर नॉट इंटाइटल्ड टू एक्सेस डॉक्यूमेंट, मतलब डिनायल जो हुआ, डिनायल या रिफ्यूजल, नहीं दिया गया इंफॉर्मेशन। इसी तरह जो है कितने जो है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को रेफर हुआ, सीएससी या एसएससी के पास जो अपील पहुंचा उसकी बात कर रहे हैं। फिर कहता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन यदि किसी के अगेंस्ट रिकमेंड किया गया तो उस वो लिया गया या नहीं लिया गया, उसका क्या रिपोर्ट है। कोई फैक्ट जो मतलब पब्लिक ऑथोरिटीज के प्रयास को इंडिकेट करता है तो वो भी, मतलब कोई और फैक्ट जिससे कि मतलब पब्लिक ऑथोरिटी ने एफर्ट किया आरटीआई एक्ट को और मजबूत बनाने के लिए। नहीं, ई कहता है, सॉरी, ई कहता है कितना अमाउंट ऑफ चार्जेस कलेक्टेड बाय ईच पब्लिक ऑथोरिटी, वो जो फीस है, फीस जो कलेक्ट किया जाता है। और एफ कहता है क्या एफर्ट किया गया। जी कहता है रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म, रिफॉर्म की भी बात करता है। रिफॉर्म के लिए यदि कोई रिकमेंडेशन हुआ है तो वो भी जो है कैसे इस एक्ट को में क्या सुधार आने से जो है क्या मॉडर्नाइजेशन इसमें आना चाहिए कि इंफॉर्मेशन और आसानी से जो है लोगों के पास पहुंचे, एक्सेस बहुत। और फिर ये 25(4) कहता है किसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए। तो ये जो भी रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट जो है हर साल एक कॉपी किसको भेजना है, पार्लियामेंट में। सीआईसी जो है वो पार्लियामेंट में जो है रिपोर्ट रखेगी, इच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब दोनों हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। और एसआईसी जो है वह लेजिस्लेटिव असेंबली, मीन्स वहां भी जो है दोनों हाउस को देना है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। जहां दो हाउस है वहां दो हाउस में रिपोर्ट सबमिट करवाना। अब 25 का 5 कह रहा है, अ, इसका कहना है कि यदि सीआईसी या एसआईसी को ये लगता है कि पब्लिक ऑथोरिटी जो मतलब काम कर रही है एक्ट को फंक्शन करने के लिए, वो एक्ट के स्पिरिट के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू द एक्ट जो है ये काम नहीं कर रहे हैं पब्लिक ऑथोरिटीज, तो वो कुछ स्टेप्स भी मतलब स्पेसिफाई कर सकते हैं, कुछ तरीके बता सकते हैं, अ, ताकि मतलब कुछ वेज बता सकते हैं ताकि आरटीआई एक्ट जो है वो सही तरीके से लागू हो सके। आरटीआई एक्ट जिस मतलब ड्रीम से बनाया गया, जिस मोटो से बनाया गया, जिस उद्देश्य से बनाया गया, उसको लागू करने के लिए वो कुछ रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। ये सीआईसी और एसआईसी दे सकता है। अब 26 जो है वो सेक्शन 26 बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो
प्रोग्राम योजना तैयार करेंगे कि आरटीआई एक्ट कैसे लागू करना है, कैसे मतलब क्योंकि बहुत सारे चीज होते हैं लागू करने के लिए, ऑफिशियल्स चाहिए, फिर उसके लिए बजट चाहिए। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमने पढ़ा था कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो सकता है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है। एक तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमने बताया था, फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी बताया था कि कौन होता है, किसको कहा गया। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, तो ये सब। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगा, वो एजुकेशनल प्रोग्राम को डेवलप करेगा, ताकि मतलब लोगों का समझ डेवलप हो, पब्लिक का जो है समझ डेवलप हो। मतलब क्या कह सकते हैं, एक ट्रेनिंग, एक तरह से ट्रेनिंग लोगों को मिले। पब्लिक अथॉरिटी को भी इनकरेज करेगा, ताकि मतलब पब्लिक अथॉरिटी भी जो है वो मोटिवेट होकर काम करेगा। डेवलपमेंट प्रोग्राम में इस काम करें, और टाइमली एंड इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। और क्या प्रमोट करना है, प्रमोट करना है टाइमली डिस्पोजल, टाइमली डिस्पोजल हो, और इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, मतलब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो मिले लोगों को। तो इसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाएंगे, सीपीआईओ को ट्रेनिंग देंगे। केवल पब्लिक को ट्रेनिंग देने से काम नहीं चलेगा, ट्रेनिंग टू सीपीआईओ या एसपीआईओ, स्टेट वाले को भी देंगे। तो ये सब जो है, ये 26 के 1 में था। 26 का 2 क्या कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का काम होगा कि ये एक्ट के कमेंसमेंट के 18 महीने के अंदर कंपाइल इन इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज अ गाइड कंटेनिंग सच इंफॉर्मेशन इन इजीली, मतलब एक गाइड बनाना है ऑफिशियल लैंग्वेज में जो है वो कंपाइल करना है 18 महीने के अंदर। मतलब जून में हुआ, जून 2005 में, तो जून 2005 से 18 महीने के अंदर जो है वो करना है कमेंसमेंट्स, कंपाइल करना है ऑफिशियल लैंग्वेज में, ऑफिशियल लैंग्वेज में कंपाइल करना है एक्ट को। गाइडलाइंस, मतलब एक ऐसा गाइडलाइंस बनाना है, मतलब आम सीपीआईओ को या आम पब्लिक को भी ज्यादा ज्यादा समझ में आएगा। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का 26(3) कहता है कि वो अपडेट करेगा गाइडलाइंस। ऐसा नहीं कि गाइडलाइंस एक बार बना दिए बस हो गया, इस गाइडलाइंस को टाइम टू टाइम अपडेट भी करेगा। और क्या करेगा, बिना किसी प्रेजुडिस से 26(3) के ए में लिखा हुआ है कि क्या क्या करेगा। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस एक्ट, पोस्टल एंड स्ट्रीट एड्रेस, फोन, फैक्स नंबर, ये सब कुछ बताएगा। सीपीआईओ एसपीआईओ का जो है वो सब कुछ अपडेट करेगा डेटा। एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है वो बताएगा। मैनर एंड फॉर्म इन विच रिक्वेस्ट ऑफ एक्सेस टू एन इंफॉर्मेशन शैल बी मेड टू सीपीआईओ, वो भी बताएगा किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं।
जहां असिस्टेंस की बात होगी, सहयोग की बात होगी, सीपीआईओ या एसपीआईओ जो है वो सहयोग भी करेगा। मतलब क्या असिस्टेंस दे सकता है सीपीआईओ या एसपीआईओ, उसकी बात कर रहे हैं। फिर है कि ऑल रेमेडीज इन लॉ अवेलेबल रिगार्डिंग एन एक्ट और फेल्योर टू एन एक्ट, तो इन सब की जो है वो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो